हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की, क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। तो देखिए, इस टॉपिक से क्या मतलब है, विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता की बात कर रहे हैं हम। तो विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता क्या होगी। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में हमने बताया था कि जब दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे के से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वो निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया था, जब दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो भौतिक सार्थकता में उन्हीं के अणुओं के आधार पर हम कहेंगे कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होता है। कुछ ऐसे अणु, वे अणु जिनमें, एक मिनट, वे अणु जिनमें या वे अणु जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र, धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र, वे अणु जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र, वे अणु जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती होता है, परस्पर संपाती होता है, संपाती होता है, परस्पर संपाती होता है, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। उसे अध्रुवीय, सॉरी नॉट ध्रुवीय, उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। अध्रुवीय अणु, उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे CH4। ठीक है, इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, H2, N2। इनमें सभी में जो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र वो परस्पर संपाती होगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताएं तो मान लो ये CH4 है या ये H2 का अणु है, तो जिस बिंदु पर इसका धनावेश होगा उसी बिंदु पर ऋणावेश होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अध्रुवीय। ठीक है, ध्रुव है नहीं अभी इसमें। लेकिन जब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, मान लो यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया हमने ऐसे E, और उसमें जब ये अणु रखेंगे तो जो धनावेश का केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, जिससे ये क्या होगा, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर देखो कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसमें ऋणावेश और धनावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। ऐसे अणु जिनमें जिसमें धनावेश और अणु का धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र, धनावेश एवं
ऋणावेश का केंद्र धनावेश एवं ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती नहीं होता है, परस्पर संपाती नहीं होता है, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं, उसे ध्रुवीय मतलब उसमें पहले से ध्रुव बनते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी HCl ले लिया हमने, NaCl ले लिया, इसमें पहले से संपाती नहीं होंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखेंगे तो ये धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होंगे, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये और ज़्यादा विस्थापित हो जाएंगे बस अपने मूल अवस्था से। तो ये इसकी कुछ भौतिक सार्थकता थी विद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या हमारा? विद्युत फ्लक्स। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स देखें, बात करें विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, क्या बताया? किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह डेफिनेशन हो गई फ्लक्स की। क्या? किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन विद्युत फ्लक्स की। क्या बताई कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इस बात का ध्यान रखें। क्या है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो क्या बताया? किसी सतह के लंबवत, मान लो ये एक सतह हो गई, इसके लंबवत ऐसे जा रही हैं, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो ये हमने सतह रख दी, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये निकल रही हैं बल रेखाएं, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी अलग अलग जगह से। तो सतह के लंबवत जो कुल विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखें आगे। लेकिन मान लो कि जो हमने सतह विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है वो क्या करती है? विद्युत क्षेत्र के साथ एक कोण बनाती है। विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करे? कोण बनाए। मान लो हमने जो सतह विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करती है? एक निश्चित कोण बनाती है, और कोण बनाते हुए जाएगी। तो देखो फिर क्या स्थिति बनेगी। अगर मान लो
जो हमने सतह बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाती है। तो पहले तो हमने बनाया यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरह से, ये विद्युत बल रेखाएं हैं इस सतह से। यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कुछ विद्युत बल रेखाएं स्थित हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, ये विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो रही हैं। इसमें हमने क्या किया, एक सतह को स्थित कर दिया। ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक सतह रखी हुई है इस तरह से, इस तरह से, जो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करती है, एक कोण बनाते हुए जाती है। एक मिनट, सतह जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ एक निश्चित कोण बनाती है। तो हमने ये सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा, ये इस तरह से एक सतह हो गई जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस तरह से। तो इस सतह के लंबवत ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया कैपिटल ई। अब देखिए मैंने क्या कहा कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये सतह के लंबवत ये विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब इसके अंदर एक हमने अल्प पृष्ठ मान लिया, छोटा सा एक पृष्ठ लिया जिसका पृष्ठीय, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S मान लिया, और ये एक अल्पांश पृष्ठ लिया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके पास कितना, ds। एक अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग हो गया, इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग जो है वो हमने मान लिया कितना हो गया, ds। ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये पहले सतह ऐसी थी, विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, अभिलंब अगर इस सतह पर आप बनाओगे तो अभिलंब भी ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि अभिलंब कैसे बनाते हैं, हमेशा सतह की लंबवत बनाते हैं, तो इस तरह से अभिलंब बनेगा। लेकिन मान लो ये सतह को हमने थोड़ा सा झुका दिया, अब बल रेखाएं तो ऐसे ही जा रही हैं लेकिन अभिलंब बदल जाएगा ना, ऐसे बनेगा आपकी बार अभिलंब, और आगे मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो देखो इस सतह पर अगर आप अभिलंब बनाते हो तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा n कैप, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में हमने कोण मान लिया थीटा। ये इसका यहाँ पे अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ds। अब आप इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे दो घटक बनाएंगे। जैसे आप दो घटक बनाएंगे तो देखो ये वाला घटक तो एक इधर आएगा, और ये घटक होगा क्या, ये वाला घटक जो आप इधर बनाएंगे वो घटक होगा आपका क्या, वो घटक बनेगा आपका ds cos थीटा, और इसके इधर की तरफ जो घटक लेंगे वो हो जाएगा ds sin थीटा। बात समझ पा रहे हैं। इस सतह को विद्युत क्षेत्र में हमने एक निश्चित कोण पर झुका के रख दिया। जब आपने सतह को विद्युत क्षेत्र पर एक झुके हुए कोण पर रख दिया तो इसने जो विद्युत बल रेखाओं के साथ कोण बनाया वो हो गया थीटा। तो इसके दो घटक बना दिए, ये आ जाएगा इधर की तरफ ds cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा ds sin थीटा। तो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर मैं कहूं कि कितना फ्लक्स निकलेगा तो आप कहेंगे eds cos थीटा। क्या कहेंगे, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से
कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमको देखना है। तो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर, सॉरी डी फाई लिख दें, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कोस थीटा। बात क्लियर हो गई, क्या जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। अब आगे अगर हम बात करें तो ये बनेगा डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ये तो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया इस छोटे से भाग ds से। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या कहा, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ S से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो डी फाई की जगह हम लिखेंगे फाई और ये बन जाएगा ई एस कोस थीटा। ये इतना फ्लक्स निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ S से, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ थीटा किस किस के बीच में कोण है, तो हम कहेंगे यहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं अभिलंब के मध्य कोण है। किसके बीच में कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं अभिलंब के मध्य कोण है, अभिलंब के मध्य कोण है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ थीटा किस किस के बीच में कोण है, अगर थीटा को पूछे कि थीटा किस में कोण है, तो थीटा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य बना कोण है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। तो अगर हम कहें कि इसका सदिश रूप, सॉरी एक अदिश राशि है, लेकिन अगर इसका सदिश रूप दर्शाएं, कौन सा रूप दर्शाएं, सदिश रूप, तो हम लिखेंगे सदिश रूप में। देखें सदिश रूप में क्या बनेगा, ये तो हमने लिखा था फाई बराबर ई एस कोस थीटा। अब इसका सदिश रूप लिखना है तो हम लिख पाएंगे क्या, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये कौन सा रूप बन गया, इसका सदिश रूप बन गया। तो अगर कभी भी सदिश रूप में लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट लगा देंगे, तो इसका सदिश रूप बन जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, अच्छा। अब हम बात करते हैं इसके बाद विद्युत फ्लक्स की यूनिट की इकाई की, समझे। विद्युत फ्लक्स की यहां से इकाई क्या बनेगी, इकाई हम लिखेंगे तो फाई बराबर आपका होता है ई एस कोस थीटा। अब एक बात बताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बल बटे आवेश इंटू एस कोस थीटा। लिखते हैं जरा इकाई, तो ये इकाई बनेगी, बल की इकाई क्या होगी, न्यूटन, आवेश की क्या होगी, कूलाम, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आप यहां से क्या बनाएंगे, इसकी यूनिट क्या बनाएंगे, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। एक इकाई तो ये हो गई एसआई सिस्टम में। इसी इकाई को अगर आप थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो यहां से फिर हम इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या, कि जो फ्लक्स की इकाई बनेगी फाई बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को हमने लिखा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। न्यूटन होता है बल और मीटर होता है विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। बल गुणा विस्थापन होता क्या है, कार्य। तो यहां से इसकी एक और इकाई बन गई क्या, न्यूटन इंटू मीटर को कह सकते हैं हम जूल, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। ये एक और इकाई बन गई, ठीक है।
फिर आगे देखें, जूल प्रति कूलाम क्या होता है आपका, जूल प्रति कूलाम होता है आपका वोल्ट। तो एक और इकाई बन गई यहाँ से, वो क्या बनी, वोल्ट इंटू मीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी ये एसआई सिस्टम में यूनिट होती है, ठीक है, एक न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, जूल पर कूलाम इंटू मीटर और वोल्ट इंटू मीटर। ये सभी यूनिट इंपोर्टेंट है, पूछी गई हैं। ये एसआई यूनिट की बात हो गई। अगर हम सीजीएस में जाएं तो सीजीएस यूनिट क्या बनेगी यहाँ से, सीजीएस इकाई। तो फाई बराबर हमने क्या पढ़ा है, ई एस कोस थीटा बराबर एफ अपॉन क्यू, सॉरी क्या लिखेंगे हम, एफ अपॉन क्यू इंटू एस कोस थीटा। तो हम लिखेंगे कि जो फ्लक्स की यूनिट बनेगी यहाँ से, बल की यूनिट क्या होती है, डाइन, सीजीएस की बात करें तो डाइन पर स्टेट कूलाम, डाइन पर स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इकाई बन जाएगी, ठीक है, सीजीएस में। ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, ये हो गया आपका सीजीएस, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एसआई। तो बात समझ पा रहे हैं आप, ये इकाइयां हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बीमा की। तो देखिए बीमा कैसे बनेगी इसकी, बीमा फ्लक्स पढ़ा है हमने, फाई बराबर एफ अपॉन क्यू इंटू एस कोस थीटा। तो अगर हम इसकी बीमा बनाते हैं तो जो फ्लक्स की बीमा है, बल की बीमा क्या होती है, बल की होती है एम एल टी माइनस 2, आवेश की क्या होती है ए टी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की एल स्क्वायर, और कोस थीटा की कोई बीमा नहीं होगी। अब अगर कोस थीटा की कोई बीमा नहीं होगी तो ये क्या बना, एम, एल और एल स्क्वायर का गुणा हुआ तो ये बना एल क्यू, एम एल क्यू, टी ऊपर गया तो टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये बीमा बन गई। तो बात समझ पा रहे हैं। तो यूनिट इकाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने देखा। फिर देखो इसके बाद फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्लक्स में सतह किस प्रकार से रखेंगे तो उससे कब कौन सी स्थिति में कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। उसके अलावा किसी सतह से फ्लक्स की गणना हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।